नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने आज गांधीनगर में इफ्को के नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित किया है। इफ्को नैनो यूरिया प्लांट को 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इससे कृषि उत्पादन, किसानों की आय और उपज की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इससे पानी और हवा के प्रदूषण में कमी आएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नैनो यूरिया की करीब आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि विषय पर सहकारिता संस्थानों में नेताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण करते हुए भी मैं सच्चे हृदय से बताता हूं कि मैं एक विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। जरा कल्पना कीजिए, आज जब किसान यूरिया लेने जाता है, उस दृश्य को जरा मन में लाइए और होने वाला क्या है उसका मैं वर्णन करता हूं, उसको जरा मन पे लाइए। अब यूरिया की एक बोरी, उसकी जितनी ताकत है, यानी यूरिया की बोरी की ताकत एक बोतल में समा गई है। यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। मुझे उम्मीद है ये इनोवेशन सिर्फ नैनो यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में अन्य नैनो फर्टिलाइजर भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। भारत में फर्टिलाइजर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उत्पादन के मामले में हम तीसरे नंबर पे हैं। ऊपर से 7-8 साल पहले तक हमारे यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाय काला बाजारी का शिकार हो जाता था और किसान अपनी जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर हो जाता था। हमारे यहां जो बड़ी यूरिया की फैक्ट्रियां थी, वो भी नई टेक्नोलॉजी के अभाव में बंद हो गई थी और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग का बीड़ा उठाया, उसको किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। बीते 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई।
वो शायद कम था तो युद्ध आ धमका। युद्ध से परिस्थितियों ने फर्टिलाइजर के वैश्विक बाजार में उपलब्धता भी सीमित कर दी और कीमतों को भी कई गुना और बढ़ा दिया। साथियों, किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में दौड़ना पड़ रहा है, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे, लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने। वहीं गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में बोलते हुए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो नई शुरुआत हुई सहकारिता मंत्रालय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनाने के बाद, मुझे लगता है इसके बाद जो बदलाव आने वाले हैं, हमारी रिक्रूटमेंट के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, हमारी परचेज के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, हमारी ऑडिट की सिस्टम को भी बदलने के लिए हम सभी राज्यों से चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हो जाएगी, सहकारी आंदोलन की विश्वसनीयता देश की जनता में बढ़ेगी और एक नए प्राण लेकर सहकारिता आंदोलन फिर से एक बार मोदी जी के $5 ट्रिलियन के स्वप्न को साकार करने के लिए, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए सज्ज हो। नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में, इसका भी आज यहाँ पर मोदी जी के हाथ से लोकार्पण होने वाला है। बहुत सारे फायदे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं बताने वाले हैं। इससे हमारी भूमि भी बचेगी, पानी भी बचेगा, हवा भी प्रदूषित नहीं होगी, किसानों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और एक बैग की जगह 500 ml की छोटी सी बोतल अपने कुर्ते के पॉकेट में डालकर किसान घर पे जा पाएगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारा श्रम भी इससे बचने वाला है। और जब हम डालते हैं तब 25% यूरिया ही उत्पाद बढ़ाने के काम में आता है, 75% यूरिया हवा में पिघल जाता है। जब नैनो यूरिया का यूटिलाइजेशन करेंगे, 99% यूरिया हमारे उत्पाद बढ़ाने के काम में आएगा और 100% उपज बढ़ाने का एक बहुत नया तरीका इफ्को के साइंटिस्टों ने ढूंढा है। मैं आज इस अवसर पर इफ्को को और उनकी इस प्रकल्प के अंदर जो साइंटिस्ट लगे हैं उनको, और इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मंत्री मनसुख भाई ने लिया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और भूपेंद्र भाई के नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मसले पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जहां देश भर में महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बना हुआ है, वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश और निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। वरुण ने सरकार से पूछा कि कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था। ये जानना हर नौजवान का हक बनता है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी की सरकार से सवाल किया हो। इससे पहले भी वरुण गांधी अपने सवालों के जरिए सरकार को घेरते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नौकरी पेशा महिलाओं के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। यूपी की योगी सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी दफ्तर में नहीं होगी। इस आदेश में योगी सरकार ने यह भी कहा
कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध कराना चाहिए। जिन कंपनियों में महिलाएं काम कर रही हैं उन कंपनियों को महिलाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी करनी होगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता है और ना ही देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार ये बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि ये फैसला सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू होता है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 31 मई से 15 जून तक बीजेपी सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। वहीं बीजेपी 30 मई को कोरोना से अनाथ बच्चों को मदद राशि भी देगी। 31 मई को पीएम मोदी की शिमला में रैली के साथ ही इसकी शुरुआत भी की जाएगी। 1 जून को बीजेपी शासित राज्य के सभी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित भी करेंगे, जिसमें सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। वहीं 3 और 4 जून को सभी जिलाध्यक्ष और सांसद अपने अपने क्षेत्र में मीडिया को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता इन 15 दिनों में 74 घंटे जनसंपर्क करेगी। वहीं पार्टी के सभी मोर्चा एक दिन का कार्यक्रम रखेंगे और इसके साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में 2 दिन का प्रवास करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं पीएम के शिमला दौरे को लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हिमाचल के लोग बहुत उत्साहित हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 8 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और शिमला में आ रहे हैं, रिज के मैदान में आ रहे हैं, जो उनका बहुत प्रिय स्थान है। और पूरे देश भर के सभी मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअली कनेक्ट होंगे और उसके साथ साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी वो कनेक्ट होंगे वर्चुअली। 8 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का बहुत बेहतरीन रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारत एक नहीं अनेक मापदंड में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी पीछे छोड़ते हुए अपनी राज्यसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जी जान से अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, तो वहीं 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। राज्यसभा चुनाव 2022 को लेकर 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा की 245 सीटों में से इस साल 21 जून से 1 अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स के मामले दिन पर दिन अब बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने भी इसे गंभीर बताया है। वहीं अब मंकी पॉक्स को लेकर के भारत भी अलर्ट हो चुका है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बीमारी के लक्षणों के संबंध में जानकारी भी दी गई है। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं सीएम धामी के पक्ष में प्रचार करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चंपावत पहुंचे। चंपावत के जनकपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम धामी के लिए रोड शो भी किया। रोड शो के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी किए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव में चुनावी प्रचार को करने पहुंचे योगी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हों, इसलिए बीजेपी जरूरी है। वहीं धामी जैसे युवा बेहद जरूरी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा। वहीं उत्तराखंड का विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी ने जो कहा है वो किया है। चुनाव से पहले मैं जब लखनऊ गया था तो आप सबको पता है, यही बगल में हमारे यहाँ पर शारदा नहर का हेडवर्क्स फंड शारदा नहर बरेली का ऑफिस भी सब डिवीजन बनबसा में चलता है। इसका मेन ऑफिस बरेली में मैं आपके पास पहुंचा था चुनाव से पहले। मैंने कहा महाराज जी, 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये बंटवारे का विषय हल नहीं हो पा रहा है। आपस में तमाम मामले उलझे हुए हैं और इस बार चुनाव भी आ गया और चुनाव से पहले मैं यहां आ गया हूं, अखबारों में भी छप गया है कि मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ गया हूं। महाराज जी ने बिल्कुल भी कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, केवल इशारा किया मुझे हाथ से और उसके बाद मीटिंग हुई। भाइयों बहनों, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जो 21 सालों से हमारी सारी परिसंपत्तियों का जो विवाद लटका हुआ था, उलझा हुआ था, उसको 15 से 20 मिनट की मीटिंग में आपने एक झटके से जो है उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसको सुलझा दिया। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग दृष्टा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र में थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साथ बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के आप सबको यहाँ के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहाँ की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शनिवार को देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई है। बैठक में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी देश में चल रहे विवाद पर काफी ज्यादा भावुक नजर आए। उन्होंने इसे देश के लोगों को बांटने वाला बयान करार दिया है।
मदनी ने भावुक स्वर में कहा कि हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया। हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देंगे। देवबंद में देश में चल रहे विवादों, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर के बैठक में कई अहम बातें कही गई हैं। मौलाना मदनी ने अपनी तकरीर में देश की बात की और सामाजिक एकता पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जारी महाभारत पर भी उन्होंने दुख जताया। ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग मुफारकत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हजरत मौलाना काजी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत और उनकी मौजूदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए, खासतौर से मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा कि हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत। मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।